नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा डिस्कशन है खेलकूद और स्मरणीयता। ये हमारा लास्ट सेगमेंट है इस जनवरी 2026 प्रतियोगिता दर्पण का। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो खेलकूद ये आपका आज का हमारा सेगमेंट है पहला। इसमें पहला जो टॉपिक है वो आपका क्रिकेट है और क्रिकेट के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो देखेंगे। तो पहला है एक दिवसीय जो महिला विश्व कप हुआ है उससे संबंधित है। तो हाल ही में वुमेन वर्ल्ड कप हुआ है। ये आईसीसी के तत्वाधान में आयोजित किया गया, ठीक है। और ये 13वां विश्व कप है, ठीक है। और ये ओडीआई जो फॉर्मेट होता है उसका था। भारत और श्रीलंका की मेज़बानी में ये संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक है, ठीक। और पाकिस्तान पहले तो नहीं आ रहा था, फिर जब आया तो इसने जितने भी मैच हैं वो सब अपने श्रीलंका में खेले, ध्यान रखिएगा। तो पाकिस्तान ने अपने मैच श्रीलंका में खेला। और जो फाइनल मैच है वो 2 नवंबर के दिन हुआ। कहाँ पर हुआ? नवी मुंबई डीवाई पाटिल स्टेडियम, ठीक है। और इसमें भारत विजय हुआ और दक्षिण अफ्रीका को पराजय झेलनी पड़ी, यानी भारत विजेता हुआ, ठीक। इसके बाद इस टूर्नामेंट में जो फाइनल मैच था, तो फाइनल का जो प्लेयर ऑफ फाइनल मैच है वो मिला शेफाली वर्मा को, ठीक। और प्लेयर ऑफ सीरीज का जो अवार्ड है वो मिला दीप्ति शर्मा को, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है वो हरमनप्रीत है, ठीक। और इस टूर्नामेंट के जीतने में जिस कोच की सबसे बड़ी भूमिका रही वो कोच का नाम है अमोल मजूमदार, ठीक है, अमोल मजूमदार। सर्वाधिक रन जो बनाया गया वो सर्वाधिक रन बनाया गया लोरा वॉलफोर्ड के द्वारा। ये दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज हैं और इन्होंने 571 रन बनाए, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, ये लोरा वॉलवार्ड, ठीक है। और दूसरे नंबर पर स्मृति मंधाना, 434 रन इन्होंने बनाया। और स्मृति मंधाना भारत की सबसे अधिक है। वैसे देखा जाए तो दूसरे नंबर पर इन्होंने सबसे अधिक रन बनाया, बट भारत की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे अधिक रन इन्होंने बनाया, स्मृति मंधाना। भारत ने पहली बार ये टूर्नामेंट जीता है, ओडीआई फॉर्मेट का वर्ल्ड कप। और इससे पहले भारत 2 बार उपविजेता रह चुका है, 2005 में और 2017 में, ठीक है। अभी तक कुल 13 आयोजन हो चुके हैं महिला विश्व कप से संबंधित ओडीआई फॉर्मेट में। और सर्वाधिक बार जीतने का जो श्रेय है वो ऑस्ट्रेलिया को जाता है, 7 बार इन्होंने जीता है। इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम 5 नवंबर को पीएम से मिलती है और 6 नवंबर को राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी से मिलती है। विजेता जो टीम थी उसको 65.80 लाख डॉलर का राशि मिलती है और जो उपविजेता टीम है उसको 32.80 लाख डॉलर का राशि मिलती है। बीसीसीआई ने अपनी तरफ से 51 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया है। कुल इस वर्ल्ड कप में कुल 8 टीमों ने भाग लिया। अगर बैकग्राउंड पर बात करें तो पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था वो 1973 इंग्लैंड में हुआ था और इस प्रथम वर्ल्ड कप में इंग्लैंड विजेता बना था, ठीक है। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके विजय प्राप्त की थी। आगामी जो विश्व कप है ये अभी पता नहीं है कि कहाँ पर होगा,
बट इस विश्व कप में 10 टीमें शामिल होंगी। ठीक, तो इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये 13वां संस्करण था। ठीक है, और ये भारत और श्रीलंका की मेज़बानी में हुआ। ये इसका जो फाइनल मैच है नवी मुंबई DY पाटिल स्टेडियम पर हुआ। भारत विजेता बना। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच शेफाली वर्मा। प्लेयर ऑफ सीरीज दीप्ति शर्मा। ठीक है, इसके बाद आपका सर्वाधिक जो रन लोरा वोलवार्ट दक्षिण अफ्रीका की हैं, ये 571 रन बनाए। भारत की तरफ से सर्वाधिक रन स्मृति मंधाना 434 रन। और ये ध्यान रखिएगा कि जो दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है वो सर्वाधिक इन्होंने विकेट भी लिए है, 22 विकेट। ठीक है ना, इन्होंने सर्वाधिक विकेट 22 विकेट लिया है पूरे वर्ल्ड कप में। ठीक है, और आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कुल 8 टीमों ने भाग लिया और विजेता टीम को कितनी राशि मिली, 65.80 लाख डॉलर। और पहली बार 1973 इंग्लैंड में हुआ था। ये अति महत्वपूर्ण आपके बिंदु हो गए। तो अगले हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। ये एथलेटिक्स से संबंधित है, इंदिरा मैराथन। ठीक है, 2025। ये दरअसल यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी में जो एग्ज़ाम होंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंदिरा मैराथन ये बहुत ही पुराने समय से चल रही है मैराथन प्रतियोगिता। ये प्रयागराज में आयोजित की जाती है और इसमें पुरुष वर्ग के जो विजेता हैं वो आपके प्रदीप सिंह बने हैं। ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और इसमें महिला वर्ग की जो विजेता हैं सॉरी, वो रेणु कुमारी बनी। ये हरियाणा की रहने वाली है। ठीक है, और 2-2 लाख रुपए इनाम राशि दी गई। तो इंदिरा मैराथन 2025, इसमें पुरुष वर्ग के विजेता प्रदीप सिंह और महिला वर्ग की विजेता रेणु कुमारी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो ये बैडमिंटन से संबंधित है हमारा टॉपिक, फ्रेंच ओपन। ठीक है ना, फ्रेंच ओपन। और फ्रेंच ओपन यहाँ से क्वेश्चन आता ही रहता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें पुरुष वर्ग जो है के विजेता है सॉरी, वो एंडर्स एटोन सेन है। ठीक है, एंडर्स एटोन सेन ये विजेता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, डेनमार्क के। ठीक है, उसके बाद इन्होंने किसको हराया, क्रिस्टो पोपोव को। ठीक है ना, क्रिस्टो पोपोव को हराया और ये फ्रांस के रहने वाले हैं। महिला वर्ग की बात की जाए तो आन से यंग जो कि दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीत दर्ज की और इन्होंने हराया किसे, वांग झी ई को। और ये वांग झी ई चीन की खिलाड़ी। तो फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग में के विजेता एंडर्स एंटोनसेन, ये डेनमार्क के रहने वाले हैं। हराया किसको, क्रिस्टो पोपोव, फ्रांस के रहने वाले हैं। महिला वर्ग में आन से यंग, ये दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी हैं। और जिसे हराया इन्होंने उनका नाम है वांग झी ई, ये चीन की खिलाड़ी है। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन पर। ठीक है, इसमें पुरुष वर्ग के जो विजेता है वो लक्ष्य सेन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है आपका, क्योंकि सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है जो भारत का कोई भी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया ओपन के एकल खिताब जो होता है उसमें विजय प्राप्त की, दूसरी बार। और पहली बार किसने किया था, आयुष शेट्टी। ठीक है, और इन्हें लक्ष्य सेन ने हराया किसको, तो यूसी तनाका जो कि जापान के हैं उनको हराया था। और महिला वर्ग की बात की जाए तो आन से यंग। ठीक है ना, यहाँ पर फ्रेंच ओपन में भी आन से यंग जीतती हैं और इस ऑस्ट्रेलिया ओपन में भी महिला वर्ग में आन से यंग जीत जाती है। और ये आपको पता ही है कि दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी है। और इन्होंने हराया किसे, तो पुत्री कुसु समा को, और ये इंडोनेशिया की खिलाड़ी है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष वर्ग के विजेता लक्ष्य सेन, सेकेंड भारतीय जिन्होंने जीता। तो पहले कौन, आयुष शेट्टी। हराया किसको, यूसी तनाका को, ये जापान के रहने वाले हैं। आन से यंग महिला वर्ग की विजेता बनती हैं और ये दक्षिण कोरिया की रहने वाली हैं। और इन्होंने पराजित किसे किया, पुत्री उसी समा को, ये इंडोनेशिया खिलाड़ी है। तो ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके, ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें
अगला टॉपिक है, ये बहुत ही एक लाइन का है कि श्रीलंका को पाकिस्तान ने ओडीआई श्रृंखला 3-0 से जीत ली, ठीक है ना। तो पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया ओडीआई श्रृंखला 3-0 से। अब अगला है आकाश चौधरी, ठीक है ना। आकाश चौधरी ये मेघालय के रहने वाले हैं और मेघालय की तरफ से खेलते हैं। प्रथम श्रेणी मैच में, ठीक, प्रथम श्रेणी मैच में 1 ओवर में 6 छक्के मारने वाले ये तीसरे बल्लेबाज बने। कौन से तीसरे? पहले कौन है? गैरफील्ड सोबर्स, और दूसरे कौन है? रवि शास्त्री। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे हाल ही में प्रथम श्रेणी में 1 ओवर में 6 छक्के मारने वाले आकाश चौधरी कौन से खिलाड़ी बने हैं? तीसरे बने हैं, ठीक है ना, तीसरे नंबर खिलाड़ी बने हैं। और ये पहले कौन थे? तो गैरफील्ड सोबर्स। और ये दूसरे कौन थे? रवि शास्त्री। भारत के सबसे पहले कौन थे? रवि शास्त्री। तो आकाश चौधरी को याद रखिएगा, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। 4 स्टार आकाश चौधरी। ऑस्ट्रेलिया भारत T20 श्रृंखला हुई थी, उसमें भारत 2-1 से विजयी रहा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत दक्षिण अफ्रीका टेस्ट हुआ, जिसमें साउथ अफ्रीका 2-0 से विजय रही, ये इम्पोर्टेंट आपका नहीं है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो उससे पहले हमारा एक आप लोगों के लिए एक सूचना है कि ज्ञानोवा का एक नया जो करंट अफेयर्स प्रोग्राम है 2026, इसके अंतर्गत हम लोग 5 स्टेप में हम लोग वर्क करेंगे। पहला आपका है सेगमेंट आधारित, दूसरा है संपूर्ण माह पर आधारित, तीसरा है प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रत्येक माह पर 100 क्वेश्चन लाएंगे। उसके बाद जब एग्ज़ाम पास आएगा तो मैराथन क्लासेस रहेंगी कंटेंट के माध्यम से और क्वेश्चन के माध्यम से। फिर आपका लास्ट जो स्टेप रहेगा कि मिसलिनियस टॉपिक्स रहेंगे, उनको बहुत ही क्रिस्प और इफ़ेक्टिव तरीके से टेबल चार्ट में हम देने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक याद हो सके और एग्ज़ाम हॉल में मैक्सिमम आउटपुट आपका निकले, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये आपका दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप हुआ, ठीक है, पहली बार हुआ था, ठीक है, ये पहली बार हुआ। और मेजबान इसके कौन थे? तो भारत और श्रीलंका। इस टूर्नामेंट में 6 देशों ने भाग लिया। फाइनल मैच कहाँ पर हुआ? कोलंबो में। इसका उद्घाटन मैच भारत में हुआ था, दिल्ली में, और फाइनल मैच कोलंबो में। इसमें भारत विजेता बना, किसको हराकर? नेपाल को हराकर, ठीक है। तो दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप ये प्रथम है और इसकी विजेता कौन है? भारत। पराजित किसे किया? नेपाल को। कितने देशों ने भाग लिया? 6 देशों ने। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। और आपका एसएस टेस्ट, ठीक है, एसएस टेस्ट ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये दरअसल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले जो टेस्ट सीरीज होती है उससे का नाम दिया गया एसएस टेस्ट। ये बहुत पुराने समय 1921 से लगातार हो रहा है और इस बार ऑस्ट्रेलिया विजेता बना है। आगे आने वाली जो पीढ़ी रहेगी उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे हम लोग, पर क्योंकि अभी टूर्नामेंट समाप्त नहीं हुआ था नवंबर के महीने में। तो ऑस्ट्रेलिया विजेता बन गया और इसमें एक सबसे बड़ी जो आपका एक पॉइंट है कि पर्थ टेस्ट मात्र 2 दिन में समाप्त हो गया। ऑस्ट्रेलिया का दौरा था इंग्लैंड का, तो वहाँ पर पर्थ टेस्ट मैच था, उस मात्र 2 दिन में समाप्त हो गए और 1921 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। अगला टॉपिक है कबड्डी। तो प्रो कबड्डी लीग यानी जिसे हम PKL बोलते हैं, IPL की तरह यह भी काफ़ी चर्चित रहता है। इसका 12वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया। ये मार्शल स्पोर्ट्स, ठीक है, मार्शल स्पोर्ट्स के तत्वाधान में आयोजित किया जाता है। इस बार की जो विजेता है वो दबंग दिल्ली है। पराजित किसे किया? पुनेरी पल्टन को। और आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका ये है कि जो आपका प्रो कबड्डी लीग है उसका कौन सा संस्करण था? 12वां। विजेता कौन बना? दिल्ली। पराजित किसे किया? पुनेरी पल्टन। बस। महिला कबड्डी विश्व कप 2025। तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 इसका आयोजन कहाँ हुआ? ढाका, बांग्लादेश में। दूसरा, ठीक है ना, और ये आपका दूसरा आयोजन था। इसके पहले, ठीक, भारत, और इसमें जो विजेता बना वो भारत, ठीक है, किसे हराकर?
ताइवान को। और ताइवान का जो ऑफिशियल नेम था वहाँ पर वो चीनी ताइपे था, ठीक है, चीनी ताइपे। और इसमें भारत ने 35-28 से विजय प्राप्त की। इसमें टोटल 11 टीमों ने भाग लिया। और ये आपका जो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के पहले जो पहला वाला हुआ था वो आपका 2012 में हुआ था, और ये पटना बिहार में आयोजित किया गया था। और एक खुशखबरी की बात यह है कि इस साल महिला कबड्डी विश्व कप के लिए 2 बड़े टूर्नामेंट हाथ लगे, जिसमें पहला इससे पहले जो लगा था एशियाई चैंपियनशिप भी भारत ने जीती थी। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ये है कि महिला कबड्डी लीग जो विश्व कप 2025 है वो कहाँ पर आयोजित किया गया, वो ढाका में, और भारत विजेता बना। ताइवान यानी चीनी ताइपे को पराजित किया, ठीक है। और 11 टीमों ने भाग लिया, बस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला टॉपिक है आपका टेनिस, चेन्नई ओपन। ये 3 वर्षों के बाद आयोजित किया गया और इसके विजेता बने जेनिस तेजियन, और ये इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं। तो चेन्नई ओपन विजेता जेनिस तेजियन, ठीक है। डेविस कप ये आपका पुरुषों का टेनिस खेल है, और इसमें विजेता इटली, ठीक है, और उपविजेता स्पेन। देखिए इसका मतलब होता है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है, मेरा एक सिंबल है कि या तो वो जीता है, ठीक है, या तो वो आगे है, या तो वो बड़ा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो ये आपका इटली विजेता, और लगातार तीसरी बार इटली ने ये प्रतियोगिता जीती है। और इसका आयोजन हुआ बोलेडना इटली में, बोलोगना इटली में, ठीक है। और ये इसमें सबसे ज़्यादा बार 32 बार अमेरिका ने जीत दर्ज की। तो डेविस कप इस बार का विजेता इटली, लगातार तीसरी बार, और स्पेन को हराया, ठीक है, बस। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एटीपी फाइनल 2025। ये पुरुषों का टेनिस आयोजन है, और ये ट्यूरिन इटली में आयोजित किया गया। और इसके जो विजेता हैं वो यानिक सिनर, जो कि इटली के ही खिलाड़ी हैं, और इन्होंने पराजित किया कार्लोस अल्कराज, ठीक है। और ये 56वां एकल खिताब था। ध्यान रखिएगा, जो एटीपी का जो फुल फॉर्म है वो एसोसिएशन ऑफ, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स है, और इसी के तत्वाधान में, ठीक है, इसी के तत्वाधान में मैच का आयोजन कराया जाता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, और ये आयोजन ट्यूरिन इटली में, विजेता यानिक सिनर, ठीक है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट। ये यानिक सिनर कहाँ के हैं, ये भी इटली के हैं, ठीक है। और जो अगला टॉपिक है आपका WTA फाइनल्स 2025, ठीक है। तो W जैसे ATP होता है वैसे WTA होता है, पर ये ATP पुरुषों का है और WTA W से वुमेन, तो ये महिलाओं का है। तो इसका आयोजन रियाद सऊदी अरब में हुआ, और इसकी जो विजेता है एलेना राइबाकिनो, ठीक है, एलेना राइबाकिनो, जो कि ये आपके विजेता हुए। और इन्होंने पराजित किसे किया, आर्यना सबालेंका को। ये 54वां एकल खिताब था। तो WTA का जो फुल फॉर्म है वो है वुमेन टेनिस एसोसिएशन, ठीक है, और इन्हीं के तत्वाधान में ये मैच का आयोजन किया जाता है। तो वुमेन टेनिस एसोसिएशन WTA का फुल फॉर्म। WTA फाइनल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, रियाद, जो कि सऊदी अरब में पड़ता है। विजेता कौन बनी, एलेना राइबाकिना, ठीक है। ATP रैंकिंग, WTA रैंकिंग, तो टेनिस में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनता है उससे संबंधित ATP की जो आपका एसोसिएशन है वो रैंक जारी करता है। WTA में जो महिलाओं से संबंधित है वो रैंक जारी किया जाता है। तो ATP रैंकिंग में नंबर 1 पर आपके कार्लोस अल्कराज हैं, और ये कार्लोस अल्कराज आपके स्पेन के रहने वाले हैं। ये देखिए याद कर लीजिए, स्पेन, इटली, जर्मनी, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि ये जो खिलाड़ी हैं किस देश से आते हैं। ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन
कि हाल ही में कार्लोस अल्कराज ने यानिक सिनर को हराया है। यानिक सिनर का संबंध किस देश से? इटली से। तो ये एक बार कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर महिला और पुरुष के पोजीशन वाले खिलाड़ी हैं। तो अगर इनके किस देश से बिलोंग करते हैं एक बार याद कर लेंगे तो आप कहीं भी आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कार्लोस अल्कराज स्पेन के, यानिक सिनर दूसरे नंबर पर, ये इटली के रहने वाले हैं। अलेक्जेंडर जेवरेव ये जर्मनी के रहने वाले, ये तीसरे नंबर पर है। महिला में देखा जाए तो आर्याना सवालेंका ये नंबर 1 पर रहीं, ठीक है। ईगा स्विएटेक ये आर्याना सवालेंका कहाँ की रहने वाली है? बेलारूस की। ईगा स्विएटेक ये पोलैंड की रहने वाली है, दूसरा नंबर। और कोको गॉफ ये अमेरिका की खिलाड़ी है। तो नंबर 1 पर कार्लोस अल्कराज, नंबर 2 पर यानिक सिनर, नंबर 3 पर अलेक्जेंडर जेवरेव, ये पुरुषों का हो गया, ठीक है ना। और महिलाओं में नंबर 1 पर आर्याना सबालेंका, नंबर 2 पर ईगा स्विएटेक, नंबर 3 पर कोको गॉफ। इसमें आपके ये और ये आपके 3 स्टार ये आपके। उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है रोहन बोपन्ना, ये भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रहे, ठीक है ना। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रहे हैं और इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। और ये जो घोषणा है इन्होंने 1 नवंबर के दिन किया। टोटल इन्होंने 26 युगल खिताब जीते हैं अपने खेल के दौरान और इन्हें 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2024 में इन्हें पद्मश्री भी मिला। तो रोहन बोपन्ना भारत के हैं ये और इन्होंने संन्यास लिया है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाल ही में रोहन बोपन्ना ने भारत से संन्यास लिया, वो किस गेम से संबंधित है? तो टेनिस से के खिलाड़ी। फिडे विश्व कप 2025 ये शतरंज से संबंधित है। 11वां संस्करण हुआ। आयोजन इसका पणजी गोवा में हुआ। इसके विजेता जोखिर सिंडारोव जो कि उज्बेकिस्तान के रहने वाले हैं और ये विश्व के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व कप जीता है, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन पणजी गोवा में, क्योंकि भारत में हुआ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस सबसे युवा खिलाड़ी विश्व के और इन्होंने इस बार का खिताब जीता भी है, जोखिर सिंडारोव जो कि उज्बेकिस्तान के। तो इस तरह से हमारा ये खेल कूद वाला जो सेगमेंट है वो कंप्लीट होता है। और ध्यान रखिए कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए और वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और उस लिंक में जाकर आप PDF डाउनलोड करिए और बार बार रिवीजन करिए। हमारा ये अंतिम सेगमेंट है, इसके बाद हम संपूर्ण माह को कंपाइल करके आपके सामने वीडियो दे देंगे और संपूर्ण माह का PDF भी मिल जाएगा आपको। ध्यान है। इसके अलावा भी हमारे फेसबुक पेज, इंस्टा, ठीक है, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको मिल जाएगा। स्मरणीय तथ्य। अब ये एक्चुअली जो ये आपका सेगमेंट है इसमें एक चीज़ पहली है कि जो चीज़ें छूट जाती हैं इस प्रतियोगिता दर्पण के पहले जो सेगमेंट है उसको यहाँ पर रख दिया जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको रिवीजन के लिए, ठीक है ना, रिवीजन के लिए प्रतियोगिता दर्पण स्मरणीय तथ्य के रूप में आपको देता है। और तीसरा इसका जो महत्व है ये है कि इसमें फैक्चुअल डिटेल हैं वो दे देता है ताकि आपके फैक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें रट जाएं, ठीक है। तो पहला आपका जो है क्वेश्चन इसमें, राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये यशोभूमि नई दिल्ली में, ठीक है। और इसका जो थीम था, विषय था, वो था सतत शहरी विकास और शासन, ठीक है। ये आपकी थीम थी। टोटल 6 मुख्य क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा इसमें की गई और इसका जो उद्घाटन है जो भारत के केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर इनके द्वारा किया जाता है, ठीक। तो राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ, ये याद रखिए। उसका ये तो आपने पढ़ा था कि भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं और ये
आयोजन कहाँ पर हुआ? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, नई दिल्ली में। ठीक है। अगला, रीसस मकॉक एक प्रजाति है, ठीक है, वो उसे हाल ही में वन संरक्षण अधिनियम की कौन सी सूची में शामिल कर दिया गया है? ठीक है, वो अनुसूची सेकेंड। जब अनुसूची सेकेंड में शामिल कर लिया जाता है तो इसको गंभीरता के साथ लिया जाता है। ठीक है, इसे माना जाता है कि ये जो प्रजाति है एक खतरे में है, इसको हमको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। अनुसूची सेकेंड। तो ये राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है, उसकी स्थायी समिति में ये निर्णय लिया गया, क्योंकि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ही निर्णय लेता है। और ये जो रीसस मकॉक है ये एक बंदर की एक प्रजाति है, ठीक है, बंदर की प्रजाति। और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची सेकेंड में पुनः इसे शामिल कर दिया। उसका कारण यह है कि इस जो प्रजाति है इसके साथ बड़ा ही क्रूरता का, शोषण और अवैध व्यापार का व्यवहार होता है, इसलिए रोकने के लिए किया गया। और इस क्या हुआ था कि 2022 में कम सुरक्षा वाली श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इस तरह से इसमें इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि हाल ही में जो बंदर की प्रजाति है रीसस मकॉक, उसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, ठीक है, कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया? अनुसूची सेकेंड, ये याद रखिए। अब आपका अगला, प्रोफेसर वैदेश्वरन राजारमन, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। तो पूछ रहा है किस वर्ष दिया गया था पद्म विभूषण? तो 1998 में, ठीक है। और इनका नाम इतना फेमस क्यों है? क्योंकि ये भारत में कंप्यूटर विज्ञान में पहला व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्थापित करने में इनका योगदान है। तो पहला व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्थापित करने में योगदान है। आईआईटी कानपुर से इसका संबंध है और आईआईटी कानपुर में ही ये व्यवसाय शुरू किया गया था, व्यवसाय पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। तो प्रोफेसर वैदेश्वरन राजारमन ये पहला व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्थापित करने वाले व्यक्ति हैं। आईआईटी कानपुर में स्थापित किया था और ये इन्हें पद्म भूषण मिला 1998 में। ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो कि 6वें नंबर का है और इसमें प्रथम स्थान, राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? वो आपका महाराष्ट्र ने प्राप्त किया। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का जो आयोजन हुआ उसमें इसका जो शुभारंभ हुआ डंप साइट उपचार त्वरक कार्यक्रम के तहत हुआ था। और इस कार्यक्रम को ये लक्ष्य रखा है कि सामुदायिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मूल्यवान शहरी भूमि को पुनः प्राप्त करना है हमें। इसका लक्ष्य है 2026 तक का, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि 2026 तक इसका लक्ष्य 0 डंप साइट है, ठीक है। डंप साइट मतलब एक शहर है, ठीक है ना, शहर के कहीं कभी कभी बीच में या कभी कभी किनारे एक बड़ा सा कूड़े के ढेर इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है, बड़े बड़े। और इससे आपके वायु को, जल को, ठीक है ना, भूमि को और अन्य प्रकार के प्रदूषण झेलने पड़ते हैं, ठीक है। और इसका सीधा जो है मानव पर प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि हम भाई 2026 तक 0 डंप साइट का लक्ष्य रखते हैं, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 तक इसका लक्ष्य 0 डंप साइट। डंप साइट मैंने बता ही दिया क्या मतलब। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्णय दिया है कि आप सारडा वन के जो हैं उनको, जो आपका सारडा वन है वहाँ पे झारखंड में पाया जाने वाला, जो कि छोटा नागपुर का एक क्षेत्र है, वहाँ पर पाया जाता है। और ये बहुत ही जैव विविधता से एकदम समृद्ध है, यहाँ पर दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके लिए बोला है कि आप इसे वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित कीजिए। वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में जब अधिसूचित कर लिया जाएगा तो इसका मानव का जो हस्तक्षेप है वो कम हो जाएगा और चराई कटाई ये सब कम हो जाएगी। तो इसलिए इसे बोला गया है कि वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में आप अधिसूचित कीजिए। और इस सारडा वन को 700 पहाड़ियों की भूमि भी कहा जाता है।
ठीक है, 700 पहाड़ियों की भूमि याद है। तो ठीक है ना, सारडा वन, उसके बाद वन्य जीव अभयारण्य के रूप में सूचित, और 700 पहाड़ियों की भूमि दिया। हाल ही में भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस तकनीक पर आधारित है? वो नाइट्रोजन रिक्त केंद्रों पर, ठीक है ना, एनवी तरीके पर। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। तो क्वेश्चन आने की संभावना तो यही है सबसे बड़ी कि भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी बॉम्बे, याद रखिए। उसके बाद सालू मर्दा थिमक्का, इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका एक उपनाम है, काफ़ी चर्चित है, खासतौर पर दक्षिण भारत और वैसे पूरे भारत में, पर मुख्य रूप से दक्षिण भारत में। ये भारत की वृक्ष महिला के नाम से जानी जाती हैं। ये इसलिए कि इन्होंने अपने गांव के पास हजारों पेड़ लगवाए, ठीक है, और उनकी देखभाल भी की। और प्रसिद्ध पर्यावरणविद है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको यही है कि हाल ही में सालू मर्दा थिमक्का का निधन हुआ है। उन्हें किस नाम उपनाम से जाना जाता है? तो ये भारत की वृक्ष महिला के नाम से जाने जाते हैं। तो चलते हैं हम अगले पेज की तरफ। दरअसल ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको कमेंट बॉक्स पर जाना है और आपको फीडबैक देना है कि ये आपको क्या आपको अच्छा लगा, ठीक है ना। और आप ये भी बताएं कि क्या हमारे द्वारा ऐड किया जा सकता है, और कोई अगर कमी है तो ज़रूर बताइए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जा कर के आप ज़रूर लिखने का कुछ प्रयास करिए, सलाह दीजिए, और अच्छा लगा है तो फीडबैक दीजिए। तो अगला है आपका गोगाबिल झील, हाल ही में 94वां रामसर स्थल इसे घोषित किया गया है। ये कहाँ का है? बिहार का, ठीक है। और इसके पहले जो 52वां और 53वां, ठीक है, जो रामसर स्थल है वो आपका बक्सर जिले का गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण का उदयपुर झील। तो मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे राष्ट्रीय संस्करण, सॉरी इन्वायरमेंट वाला सेगमेंट। तो उसमें बताया था कि गोगा बिल जो झील है वो 94th रामसर स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया है, और ये बिहार का है, ठीक है। और 92nd 93rd ये आपके गोकुल जलाशय और उदयपुर झील है। गोकुल जलाशय बक्सर और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण। अब अंतर्राष्ट्रीय जो स्मरणीय तथ्य हैं उनको देखते हैं कि हाल ही में जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी किया गया, और इसने बताया कि 1995 से 2024 के बीच चरम मौसमी घटनाएं हैं। चरम मौसमी घटनाओं का मतलब अत्यधिक बाढ़, अत्यधिक सूखा, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंडी, ये चरम मौसमी घटनाएं हैं। इसके कारण कितने लोगों की जान गई है? तो वो 8.32 लाख, ठीक है, 8.32 लाख। ये जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार बताया गया है कि भारत आपदा प्रभावित देशों में 9वें स्थान पर है, ठीक है। और भारत में 80,000 मौतें दर्ज की। जैसे पूरी दुनिया में 8.32 लाख, और भारत में कितनी? 80,000 मौतें दर्ज की गई, और ये वैश्विक संख्या का लगभग 9.6%, ठीक है, याद रखिएगा। तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 की रिपोर्ट ये 8.32 लाख टोटल जान गई। भारत का 9वां स्थान है, और भारत में 80,000 मौतें हुई इस आपके 1995 से लेकर के 2024 के बीच केवल मौसम के कारण, और ये 9.6% आपका। इसके बाद अब अगला है वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? ये आपका WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया है। इसने बताया है कि भारत ने 2015 से 2024 के बीच टीबी की जो नए मामले हैं उसमें 21% की कमी कर लिया है, और टीबी से जो मौतें हैं उसमें 28% की कमी दर्ज कर ली गई। यानी एक अच्छी बात है कि हमारा हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और इसका कारण है कि भारत ने 2025 के अंत तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा था। ये याद रखिएगा कि भारत ने टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा? 2025 तक।
इस तरह से। और ये टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। पूरे दुनिया में विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। तो विश्व क्षय रोग रिपोर्ट 2025 किस संस्था के द्वारा? WHO के द्वारा। और ये भारत में नए मामलों में 21% की वृद्धि कमी हुई है और मौतों में 28% की कमी। भारत 2025 तक अंत तक टीबी समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। और 24 मार्च आपका टीबी दिवस, ठीक है ना। ये आपका 2025 ज़रूर याद करके रखिए। और इसके बाद आपका 2024 ये आपका 24 मार्च, ठीक है, 24 मार्च। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो डेविड सेजले, जिनका उपन्यास मतलब ऐसे कि हाल ही में डेविड सेजले को बुकर पुरस्कार दिया गया है। उनकी उपन्यास का क्या नाम है? फ्लैश, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग जीके सामान्य ज्ञान कर रहे थे, तो उसमें पुरस्कार में फ्लैश उपन्यास है, डेविड सेजले को मिला है। अगला है लेसेंट काउंटडाउन रिपोर्ट 2025। ये 1990 के बाद जो गर्मी से जो मौतें हुई हैं उससे संबंधित है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 23% की वृद्धि हुई है मौतों में। यानी कि लगातार आप देखते होंगे कि मई जून के महीने में ऐसी गर्मी पड़ती है कि लोग सहन नहीं कर पाते। पहले क्या होता था, लोग एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे, ठीक है, और वहीं पर पूरी मई जून की गर्मी कट जाती थी। आप ऐसा नहीं लगता था कि तबाही आने वाली है। पर आज आप बिना घर के अंदर रहे आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, हाल ही में जेम्स डेविड वाटसन का निधन हुआ है, ठीक है। और इन्होंने डीएनए की संरचना की खोज की थी। किसके साथ मिलकर की थी? फ्रांसिस क्रिक के साथ। ये हम लोग स्टैटिक पार्ट साइंस में पढ़ते हैं। इन दोनों ने मिलकर किया था। और ये जो जेम्स डेविड वाटसन है, ये अमेरिका के आणविक जीव वैज्ञानिक थे। और 1953 में इन्होंने एक पेपर प्रकाशित कराया था, ठीक है, डीएनए अणु की दोहरी जो हेलिक्स संरचना है उस संबंध में। और इसी कारण इनको मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो जेम्स डेवी वाटसन ये प्रसिद्ध अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी, इन्होंने डीएनए संरचना की खोज में प्रमुख योगदान दिया। इन्होंने फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर काम किया और ये मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार पाते हैं। ये जो संरचना कौन सी थी? डीएनए अणु की दोहरी हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव। अब अगला है आपका पॉइंट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। इसमें शीर्ष जो रैंक है, शीर्ष रैंक मतलब जिसने क्लाइमेट चेंज से संबंधित चीज़ें अच्छी करने का प्रयास किया है, वो उसके खतरे को कम करने के लिए आगे बढ़ा है। उसमें नंबर 1 पर आपका डेनमार्क है। और ये जो रिपोर्ट जारी किया जाता है वो जर्मन वाच के न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। तो जर्मन वाच के न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। ये ध्यान रखिए कि शीर्ष 3 में कोई देश नहीं है। जो मानक है, जो स्कोर प्राप्त करना चाहिए टॉप 3 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को, वो किसी ने भी नहीं प्राप्त किया, ठीक है। और डेनमार्क को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। पर जब ऊपर कोई नहीं है तो फिर नंबर 1 ही है, ठीक है। उसके बाद आपका डेनमार्क के बाद यूनाइटेड किंगडम और मोरक्को का स्थान है। और भारत को स्थान कौन सा मिला है? 10वां। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन जो सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जर्मन वाच के न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें शीर्ष रैंक डेनमार्क। भारत का स्थान कौन सा है? तो 10वां। ये जरूर याद रखिएगा, 10वां स्थान भारत का, ठीक है ना। ये 10वां स्थान आप जरूर याद रखें। और अगला है आपका भारत कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ये इसके लिए पुनः निर्वाचित हुआ है। कौन? भारत, एशिया क्षेत्र के लिए, ठीक है। और ये 48वां जो सत्र का आयोजन था वहाँ पर इनको दिया गया। तो इस तरह से भारत कोडेक्स एलिमेंट कमीशन का नया सदस्य
निर्वाचित हो गया है एशिया क्षेत्र के लिए। हाल ही में Sentinel-6B उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको कि Sentinel-6B उपग्रह किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? फाल्कन 9 रॉकेट। भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ अभ्यास हुआ, कहाँ हुआ? ये आपका, ठीक है ना, कहाँ हुआ? तो मोंटे दे मार्सन एयरबेस फ्रांस, मोंटे दे मार्सन एयरबेस फ्रांस में। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद कौन सा देश है जिसने तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला विश्व का देश बन गया है? उसका नाम मालदीव, उसका नाम मालदीव है। ये जैसे आपका ये भारत है, सॉरी अच्छा, ये तो जैसे आपका ये भारत है और ये श्रीलंका, यहाँ पर आपका छोटा सा आइलैंड मालदीव। तो याद रखिए कि कौन सा देश तंबाकू पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला देश बन गए हैं? मालदीव। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आज का डिस्कशन था वो समाप्त होता है। ज़रूर कमेंट बॉक्स पर जाइए, कमेंट करिए और फीडबैक दीजिए, और जो भी सलाह हो वो दीजिए, हम इस चैनल को और इम्प्रूव कर सकें। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आप परमानेंट बने रहें, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो लोग कबाड़ पढ़ते हैं उस कबाड़ के पढ़ने से बचें। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।